गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में फंडामेंटल राइट्स में जो है सेकंड फंडामेंटल राइट्स जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है पर बात करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में फंडामेंटल राइट्स मीनिंग और पहले फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू इक्वालिटी था उस पर परिचर्चा की। अब हम आज जो रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स है उस पर परिचर्चा करेंगे। हम अगर सेकंड फंडामेंटल राइट की बात करें जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं, वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो है आर्टिकल 19 के अंदर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उनका उल्लेख था, लेकिन इसके अंदर ये जो 19F जो संपत्ति का अधिकार है इसमें संशोधन कर दिया गया और इसको हटा दिया गया है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्तमान में उसमें राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर 6 जो है फ्रीडम्स का उल्लेख है। अगर हम उन 6 स्वतंत्रताओं की बात करें तो 19A के अंदर जो है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने की स्वतंत्रता, 19B के अंदर जो है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19C के अंदर जो है एसोसिएशंस और यूनियन यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई है। 19D के अंदर देश के किसी भी क्षेत्र में जो है आवागमन यानी मूव फ्रीली भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है नागरिक आ जा सकता है। 19E के अंदर वो देश के किसी भी कोने पे जो है वो रह सकता है, निवास कर सकता है और वहाँ उसे मतलब बसने की, सेटल डाउन होने की स्वतंत्रता है। मैंने आपको बताया ये जो 19F जो संपत्ति का अधिकार था इसे अब संविधान से जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया है। और जो 19G है इसके अंदर भारत के नागरिक को कोई भी व्यापार या जीविका जो है उसे चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। न्यायालय ने अपने निर्णयों में जो है प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात है उसे ये माना है कि जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि 19A के अंदर दी गई है, तो ये बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो निहित है। यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर हम बात करें तो 19A जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात भी करता है। फिर ये जो लिबर्टी है, फ्रीडम्स हैं, इन पर एग्जेम्पशन भी है। ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। अगर राज्य चाहे तो वो कानून बना सकता है, यानी इन कानून मतलब ये जो अधिकार है इन पर रीजनेबल जो है रेस्ट्रिक्शंस वो लगा सकता है। यानी ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे ये इंटरेस्ट मतलब ये क्यों होंगे, ये भारत की संप्रभुता और अखंडता को देखते हुए भारत की सुरक्षा या फ्रेंडली रिलेशंस दूसरे देशों के साथ जो है उसके कारणवश पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी या जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या किसी को डिफेम करने के लिए अगर जो है इन सब कारणों से जो है राज्य इन पर ये जो स्वतंत्रताएं वर्णित है अनुच्छेद 19 पर ये जो स्वतंत्रताएं वर्णित है, तो एक चीज समझनी पड़ेगी बच्चों कि ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। इन स्वतंत्रताओं पर जो है संविधान ने ये बात कही है कि इन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों होंगे? अगर वो रेस्ट्रिक्शंस भारत की संप्रभुता, अखंडता, उसकी सुरक्षा, विदेशी देशों से फ्रेंडली रिलेशंस के कारण, डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, इन सब कारणों से जो है स्टेट जो है राज्य ये जो स्वतंत्रताएं वर्णित है उन स्वतंत्रताओं पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकता है।
इसी के साथ साथ जो अनुच्छेद जी के अंदर जो है व्यापार और जीविका की स्वतंत्रता की बात की गई है, उसमें भी जो है राज्य कोई भी कानून बना सकता है जिसमें कि कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हो किसी भी व्यापार को करने के संदर्भ में। तो उस विषय के द्वारा मतलब उस विषय में जो है राज्य द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। अब हम अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 जो है वो ये कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो है ये संरक्षण प्रदान करता है। तो ये 3 आधार पर जो है इसका संरक्षण प्रदान करता है। पहली चीज कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है व्यक्ति ने एक बार चोरी करी तो उस चोरी के लिए उसे 2 या 2 से ज़्यादा बार सजा मिली जाएगी। अगर व्यक्ति ने एक बार चोरी की है तो उस चोरी की जो सजा होती है उसे सिर्फ एक बार ही उस दंड की सजा मिलेगी। दूसरी बात वो कहता है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि उससे पहले या बनने वाले कानूनों के तहत। यानी जिस समय अपराध किया गया है यदि उस समय वो कानून है तो उसके तहत उसे सजा मिलेगी। यानी अगर आज की तारीख में किसी व्यक्ति ने कोई दंड किया है और उस दंड के संबंध में कोई कानून है तो उसे सजा मिलेगी। तो कोई भी जो कानून है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होता, पूर्व दिनांक से लागू नहीं होता, वो कानून बाद से लागू होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो इस समय बहुत फेमस हुआ था कि रेप के संदर्भ में जो जुवेनाइल्स जो थे उनको जो है सजा देने की बात थी तो कानून बाद में बना। तो जब जुवेनाइल्स भी इक्वली ऑफेंडेड है रेप्स के संदर्भ में तो उसके बाद जब कानून बना है तो जो हम कह सकते हैं कि जो 18 से कम वर्ष की आयु के हैं उनको भी रेप के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन इस कानून को जो है जो हम कहेंगे माइनर थे जिन्होंने पहले ही ये क्राइम कमिट कर दिया ये कानून बनने से पहले उन पर जो है ये लागू नहीं होगा। यानी कोई भी जो कानून है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा। तो अपराध करते समय अगर कानून है तो उसके तहत सजा मिलेगी, ना कि जो है उसको जो है उसके बाद में उसकी मिलेगी। यानी कानून को पीछे से जो है लागू नहीं किया जा सकेगा। तीसरी चीज वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये वो व्यक्ति की इच्छा है वो करे, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो स्वयं के विरुद्ध जो है वो गवाही दे। तो इस तरह से इसमें जो है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो है अनुच्छेद 20 वो संरक्षण प्रदान करता है। हम आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जो है वो रिलेटेड है। यानी प्राण और व्यक्ति की इंडिविजुअल लिबर्टी से रिलेटेड है। वो कहता है आर्टिकल 21 कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जो एक इंडिविजुअल है उसे अपनी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अतिरिक्त जो है व्यक्ति को उसके जीवन और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसके राइट से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की है कि अगर लॉ कह रहा है तो उसको किया जा सकता है, अन्यथा उसके जो लाइफ और लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करेगा, मतलब करना पड़ेगा।
आर्टिकल 21A जो है वो जो है राज्य को ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें जो है राज्य जो है निःशुल्क, सॉरी, ये जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करेगा। जो हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं उसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया है आर्टिकल 21A के अंदर, जिसमें कि राज्य को ये कहा गया है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे हर बच्चे को जिसकी 6 से 14 वर्ष की आयु है। आर्टिकल 22 जो है वो अरेस्ट और डिटेंशन के संदर्भ में जो है वो अधिकार या उसके संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के संबंध में जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। पहला कि उसको जो है हिरासत में लेने का जो है कारण बताया जाए, यानी किसी भी व्यक्ति को जो है डिटेन नहीं किया जा सकता बिना उसे ये इन्फॉर्म करे कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है। ठीक है। दूसरा, हिरासत में लेने के 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है उसे जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा और ये बताना होगा कि उसे क्यों जो है कस्टडी में लिया गया है। और इसी के साथ साथ उसको ये भी स्वतंत्रता दी गई है कि उसे जो है अपने पसंद के वकील से जो है वो सलाह कर सकता है, कि उसको डिनाई नहीं किया जाएगा कि वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकता है और उसके लिए उसको जो है मना नहीं किया जा सकता। अब फिर ये जो अनुच्छेद 22 है इसके कुछ एग्जेम्पशन है कि ये जो है जो पर्सन जो है एनिमी या शत्रु देश का है, या जो है जिसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको कि हम निवारक निरोध कानून कहते हैं, उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया जा सकता है। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून जो है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है शुरू से ही। ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो ये जो आर्टिकल 22 के अंदर 3, 4, 5, 6 में जो प्रावधानों का उल्लेख किया गया है उसमें ये कहा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर जो है कि अगर उन्हें लगता है कि ये अपराध को रोकना है और ये जो अपराध है राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो है इसमें इंडिविजुअल को मतलब पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी अपराध होने से पहले ही जो है व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है और उसे जो है 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। अगर उसको वो 3 महीने तक जो है या उससे अगर वो 3 महीने से अधिक समय पर उसको जेल से रखना चाहेंगे तो जो है एक एडवाइजरी बोर्ड का जो है गठन करना होगा और एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन के बाद ही उसे 3 महीने से ज़्यादा तक गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है। तो और इसमें जिनको भी जो है अरेस्ट किया जाएगा उन्हें सूचित किया जाएगा कि इनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर ये समझा जाए कि ये लोक हित के विरुद्ध में है
तो भी ज़रूरी नहीं है कि उन्हें इस चीज़ के लिए जो है इन्फॉर्म किया जाए। और जिनको अरेस्ट किया जाएगा उन्हें भी जो है यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उनकी बात को भी सुना जा सके। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत भारत में अब तक कुछ कानून बन चुके हैं। हालांकि ये जितने भी कानूनों की अगर हम बात करें तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल कानून रहे हैं, फिर भी हम इन कानूनों की परिचर्चा कर लें। इसके अंदर जो 1950 के अंदर कानून बना था वो था निवारक निरोध अधिनियम 1950। इसका उद्देश्य था राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्यों को करने से रोकने के लिए। इसको जो है 1951 में ख़त्म होना था, किंतु इसका जो है समय समय पर इसको एक्सटेंड करते रहे और अल्टीमेटली जो है इसे 31 दिसंबर 1971 में ख़त्म किया गया। दूसरा कानून जो इसमें बना आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है इस कानून को भी जो है समाप्त कर दिया गया। इसके अंदर तीसरा कानून बना वो था विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में ये कानून बना, जो कि तस्करों को जो है नज़रबंदी के लिए उनकी अवधि 1 वर्ष की गई, लेकिन 84 में एक अध्यादेश से जो है उनकी अवधि को बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में ये कानून बना, जिसको कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इसको लागू किया गया। जो बहुत कंट्रोवर्शियल कानून रहा था वो था टाडा। इवन जो संजय दत्त था उसे भी इस टाडा कानून के अंतर्गत ही गिरफ्तार किया गया था। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था जो थी जो मतलब हम कहें तो ये सबसे प्रभावी कानून था और सर्वाधिक कठोर कानून भी था। तो अल्टीमेटली इस कानून को भी जो है 1995 के अंदर जो है समाप्त कर दिया गया। 2001 के अंदर जो है वो पोटा जो था वो कानून लागू किया गया। ये हम कहें तो ये टाडा का ही जो एक रूप था और इसके अंतर्गत 23 आतंकवादियों गुटों जो 23 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उन्हें प्रतिबंधित किया गया। इसके अंतर्गत आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचनाओं को छुपाने वालों को भी जो था उनके लिए भी दंड का जो है प्रावधान करा गया। और जो था पुलिस जो है शक के आधार पर भी किसी को भी जो था गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन बिना आरोप पत्र के 3 महीनों से ज़्यादा जो है किसी को भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। इवन जो पोटा के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति था वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर जो है अपील कर सकता था, लेकिन फिर वो जो अपील थी वो 3 महीने बाद ही की जा सकती थी। ये जो कानून था पोटा का उसको भी दिसंबर 2004 में जो है उसे समाप्त कर दिया गया। तो जो है हम बात करें राइट टू लिबर्टी जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में है, उसमें जो है इंडिविजुअल को कुछ सॉरी मैं राइट टू इक्वालिटी बोल गई बेटा बच्चों। राइट टू लिबर्टी जो है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में है। इसके अंदर भारत के जो नागरिक है उन्हें 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रताओं की बात की गई। इसमें जो है इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन दिया गया कि उसको जो है जो वो अपराध कर रहा है उस अपराध के संदर्भ में भी उसको कुछ संरक्षण दिए गए। इसके साथ साथ ही जो है नागरिक को जो है उसको अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन दी गई। राइट टू एजुकेशन इसके अंतर्गत दिया गया और अरेस्ट और डिटेंशन के केस में भी जो है उसको संरक्षण की बात कही गई। हालांकि इसके अंतर्गत जो कानून दिए गए हैं ये अपने आप में जैसे कि सारे फंडामेंटल राइट्स पर लागू होता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इन पर जो है राज्य जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज कर सकता है।
अब अगर हम तीसरे फंडामेंटल राइट की बात करें, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंतर्गत जो है मेंशन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर अनुच्छेद 23 के अंदर जो है मानव के दुर्व्यापार और जो है जो फोर्स्ड लेबर है, बलात् श्रम, इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। यानी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर को, जिसको कि बेगार हमारे यहाँ कहा जाता था, उसको प्रतिबंधित किया गया है। यानी इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी या अन्य कोई जो जबरदस्ती उससे कोई भी जो है काम करवाया जाए, उसे जो है निषेध किया गया है। और इसका उल्लंघन जो है विधि के अनुसार ये जो है एक दंडनीय अपराध होगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो राष्ट्रीय सेवा के लिए जो है इंडिविजुअल को जो है वो बाध्य किया जा सकता है। यानी इस आर्टिकल के अंदर जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकता ये आर्टिकल स्टेट को कि वो कोई भी कंपलसरी सर्विसेज इम्पोज करे फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर ऐसी वो कोई भी कंपलसरी सर्विस इम्पोज करेगी तो राज्य किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 24 जो है वो जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करता है जो कि माइनर हैं, 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, उनको जो है फैक्ट्रीज या अन्य जो हजार्डियस जॉब है उसमें उनको काम करने से निषेध करता है। यानी ये बालकों के जो है काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें कारखानों या ऐसे जोखिम भरे जो काम है वहाँ पर उन्हें काम करने के लिए वो जो है निषेध लगाने की बात करता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस करा, राइट टू लिबर्टी और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आशा करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।